घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। नियति ने बाहर झांक कर देखा तो सरस्वती जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए। लेकिन घर में बेटा राजीव, बहू नियति दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में राजीव ने नियति से पूछा, बाहर कौन है नियति? और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर राजीव ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल मैच देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर सरस्वती जी इंतजार करती रही, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने सरस्वती जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। सरस्वती जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश किया। सरस्वती जी ने राजीव और नियति दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में नियति बोली, अरे उधर कहाँ जा रही हो माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी नियति की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। नियति ने धीरे से राजीव के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राजीव ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है। और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है, तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही तो हूँ। मुखिया? सरस्वती जी के मुंह से सिर्फ इतना सा ही निकला तो राजीव बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूंगा तो मैं ही मुखिया हुआ ना, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। सरस्वती जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राजीव बोला, वो क्या है ना माँ, नियति की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया है। राजीव की बात सुनकर जैसे सरस्वती जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि राजीव बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाजा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। सरस्वती जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में ले आई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनके शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी और वो पुराना टेबल रखा हुआ था, जिसे सरस्वती जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति मोहन जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल सरस्वती जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गईं। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन मोहन जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो सरस्वती जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का छठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। पर राजीव और नियति के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गईं। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही मोहन जी की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राजीव और नियति तो वापस आ गए, लेकिन सरस्वती जी को उनकी जेठ जिठानी ने वहीं रख लिया था, ये कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीने बाद ही वो गांव से लौटी थी, वो भी अकेले। वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था।
पर यहाँ राजीव स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत जरूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा है। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका है। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी सरस्वती जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो सरस्वती जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर नियति के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। सरस्वती जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी की ट्रे सजाकर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई सरस्वती जी वापस उस कमरे में आ गईं। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय ना कोई नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि नियति के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाज बाहर से आ रही थी। अब सरस्वती जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। झूठे बर्तन सब बता रहे थे। इतने में नियति रसोई में आई। क्या ढूंढ रही है माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर नियति रसोई से बाहर आ गई। सरस्वती जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे। ऊपर से ट्रेन का सफर थका देने वाला था। हिम्मत होती भी कहां से। वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहां से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थीं। उन बची रोटियों से अपना पेट भरकर सरस्वती जी चारपाई पर लेट गईं। काफी देर तक वो करवटें बदलती रहीं। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आई। इस कारण से वो सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोल कर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। सरस्वती जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में राजीव बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर सरस्वती जी वापस कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद राजीव चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और सरस्वती जी को देकर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो और भगवान के लिए जहां तक हो सके आप कमरे में ही रहो। सरस्वती जी हैरानी से राजीव की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राजीव बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार नियति के सामने आओगी तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते राजीव एकदम से रुक गया और बाहर वापस चला गया। सरस्वती जी राजीव की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गईं। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के सीने में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो ये तो मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। सोच सोच कर सरस्वती जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतनी जोर जोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफी देर तक रो लेने के बाद खुद ही थक हार कर चुप हो गई। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफी देर तक मौन रहने के बाद सरस्वती जी एक निर्णय पर पहुंची। अगले दिन रात को जब राजीव अपने ऑफिस से वापस घर आ गया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय सरस्वती जी भी उस कमरे में आ गईं और वहीं सोफे पर आकर आराम से बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि राजीव ने घूर कर सरस्वती जी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था ना, फिर यहाँ क्यों आई हो। लेकिन सरस्वती जी चुपचाप राजीव की तरफ देख रही थी।
आखिर राजीव को बोलना ही पड़ा। माँ, आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो आप यहाँ बाहर? कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सरस्वती जी ने उसको मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है, तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तू कहीं और चला जा। सरस्वती जी की बात सुनकर राजीव भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा? अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया? मुखिया जी, आपको बता दूं कि ये घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए? तभी नियति बोली, माँ जी, आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं। आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो सरस्वती जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा, उसकी चिंता तू मत कर। वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया। इसलिए मुझे आटे दाल की धौंस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूंगी। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और करो। सरस्वती जी का साफ रुख देखकर अब तो नियति की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हो। बच्चे ही तो हैं, माफ कर दो। माफ करना समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली थी जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे? आप भी तो कल से ही घर में है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। सरस्वती जी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और अपने फैसले पर अडिग रही। आखिर सबके समझाने के बाद भी सरस्वती जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद फिर ये निर्णय निकला कि नियति को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वही उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान राजीव यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता है तो तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा। और आखिरकार नियति अपने मायके चली गई और राजीव अकेला उसी घर में किराएदार की तरह रहने को मजबूर हो गया। मोहल्ले वालों के बीच उसकी छवि भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। कोई अब उसे सम्मान से नहीं देखता था। कई बार राजीव ने माँ से माफी मांगने की कोशिश की, पर सरस्वती जी अब भावनाओं से नहीं, अनुभवों से जवाब देती थी। उन्होंने साफ कह दिया, बेटा, माफ करना आसान है पर भरोसा दोबारा नहीं बनता। कुछ महीनों बाद नियति के मायके में बच्चा हुआ, लेकिन सरस्वती जी को इसकी खबर भी नहीं दी गई। आखिरकार जब किराया देना भी राजीव के लिए मुश्किल हो गया, तब उसने सरस्वती जी से एक अंतिम बार कहा, माँ, घर तो आपका ही है, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। क्या आप मुझे हमेशा के लिए दूर कर देंगी? सरस्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटे, दरवाजा बंद नहीं किया है, पर अब तुम्हें रिश्तों के साथ साथ इंसानियत का किराया भी चुकाना होगा। अगर वाकई दिल से पछतावा है तो इस घर में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन बेटा बनकर, मालिक बनकर नहीं। राजीव ने सिर झुका लिया और पहली बार उसने माँ के पांव छूकर कहा, माफ कर दो माँ, अब मैं बदलना चाहता हूँ, सच में। यहीं से उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत की संभावना बनी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।